खान सर क्रांतिकारी, बिहार जैसे क्षेत्र में जो उन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई, और बिल्कुल मैंने सुना उनका बैच 10-20 रुपए का बैच मिल रहा है उनका, ये बहुत बड़ा एक रुपए में पढ़ा दीजिए। और आरएस प्रीलिम्स में मैं 1 नंबर में रह गया, और उस रात को काफी देर मेरे को नींद नहीं आई। मुझे ऐसे लगा कि यार अपना 1 नंबर से रह गए, इसका मतलब मैं सीरियसनेस मेरे अंदर कम है। मैंने उसमें टेलीग्राम चैनल भी बनाए थे, मैं उनका एडमिन भी बना, मैंने बड़ी क्रांति करने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा पोस्टपोन हो जाएगा, पर वो पोस्टपोन हुआ नहीं। राजू जी से तो मैं बुलाऊं, हिस्ट्री के बहुत प्रकांड विद्वान है और उतने ओजस्वी वक्ता भी है, तो वो स्टोरी टेलर और शानदार है। वो इतनी आसानी से अपने को स्टोरी सुना दे। अयूब खान साहब की एक विशेषता है जो मुझे बाद में पता चली, वो कभी भी आपके जो इंटरव्यू ले रहे होते ना, लगभग उस लड़के के समूह देखते नहीं, वो जानबूझ के आपको प्रेशराइज करने के लिए ऐसे देखेंगे। मैं थोड़ा फील्ड विजिट को ज़्यादा मैं तो मानता हूँ कि जो फील्ड में रहता है, जितने ज़्यादा आपके जनसंपर्क होता है, वो शायद अपने आप को आंतरिक संतुष्टि भी देता है। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झलकों पर। आज फिलहाल मैं अपने साथ में मौजूद हैं जो कि राजस्थान का मायने आरएएस 2023 की परीक्षा ने पास करे हैं, लेकिन फिलहाल में ये पटवारी रहा है, और पटवारी रहता हुआ ये कौन सा एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं बी के बारे में हम जानांगा। साथ ही साथ जो आरएएस 2023 ने पास करके नहीं और जो 67वें रैंक के ले रहे हैं, इक पीछे के कुछ तैयारी रही, इक पीछे भी जानांगा। मुकेश चारण जी अपने साथ मौजूद है। राम राम साहब। राम राम। यह जो तैयारी रही, ये जो थारो पटवारी सू और आरएएस की परीक्षा पास करवा तक को यो जो सफर रही हो, एक पीछे की जो कहानी है बी के बारे में थोड़ा सा बताओ। जी सर, मैं इसकी शुरुआत जो है वो अपनी बचपन से ही करना चाहूँगा। मेरा जन्म गर्रा रोड के पास एक बालेवा गांव है, पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर, वहीं पे मैं जन्म हुआ। मेरे पापा टीचर है, उनका नाम नखतदान चारण है। तो क्या है कि जो ये आरएएस बनने की जो प्रेरणा है वो वास्तव में मुझे अपने आसपास के माहौल से मिली है। मेरे बुआ के बेटे भाई है इंगलाज और प्रकाश, वो कर रहे थे आरएएस की तैयारी। जब भी उनके बारे में बात होती थी तो मेरे फादर साहब और मेरे अंकल और इन सब की जो आंखों में एक अलग चमक हो जाती थी। और बेसिकली वो अपेक्षा रखते हैं कि भाई जब सोसाइटी में कोई बड़ा बन जाता है तो वो समाज में लोगों के काम करे, या कुछ भी छोटी मोटी समस्या हो तो उन्हें बात करे। तो उनसे बहुत ज़्यादा लोगों की अपेक्षाएं थी। तो वो जो अपेक्षाएं थी उन्होंने मुझे भी पॉइंट में डाल दिया कि यार मुझे भी ऐसा बनना है कि मैं भी इस लायक हो जाऊं कि मुझे भी कुछ लोग अपेक्षा रखें कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। इसके बाद जो मैंने अपनी 10th क्लास में मैं फोगेरा जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। थारो गाँव कौन सा है? मेरा गाँव बालेवा, बाड़मेर में। और फोगेरा जो है वहाँ मेरे फादर ड्यूटी करते हैं। कितनी दूर पड़े उतारा गाँव से हो? लगभग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर जी। वहाँ पर वो विनोद सिंह भाटी साहब थे, एक टीचर थे जो कि सीकर से आए हुए थे, और वो जबरदस्त मेहनत कर रहे थे बच्चों पर। तो उनकी जो सानिध्य मुझे मिला, मैं 1 साल ही पढ़ पाया उनके पास, लेकिन 1 साल में मुझे जो है वो कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया। और उनके मार्गदर्शन में मुझे ऐसा लगा, जब मैंने उनसे बात की कि साहब मेरे से सिविल सर्विस में जाने की इच्छा है और आप मुझे इस बारे में बताएं, तब उन्होंने मुझे भी आरएएस का ही कहा कि आप आरएएस की कर दो। और यूपीएससी जब मैं यहाँ पर आया तो इंग्लिश मीडियम वाला भी था और मेरा मीडियम हिंदी था, तो मैंने सोचा पहले मैं आरपीएससी की कर लेता हूँ, 1-2 अटेम्प्ट इसमें तैयार करता हूँ, और इसके बाद यदि मुझे लगा तो मैं यूपीएससी की ओर शिफ्ट होऊंगा। जब मैं 2021 का जो प्रीलिम्स था वो मेरा हुआ 27 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को मेरा पटवारी एग्जाम हुआ। अब ये कोई हो सकता है किस्मत का खेल था कि 24 अक्टूबर की शाम को मैं खुशियाँ मना रहा था कि मेरा पटवारी में हो रहा है। अच्छा। और 2-3 दिन मैं पूरे उस जुनून में रहा कि मैं पटवारी बन गया हूँ, और 3 दिन बाद मेरा आरएएस प्रीलिम्स था। तो मैं अब तक ओवर कॉन्फिडेंट बहुत कम होता हूँ लाइफ में, पर उस दिन ओवर कॉन्फिडेंट था मैं प्री पास कर लूंगा। वो पटवारी बनवाओ को एक अलग ही जुनून था। पहली जॉब थी जिंदगी में, हर किसी को होता है ऐसा। और उसी जुनून में मैं चला गया आरएएस प्रीलिम्स देने, और आरएएस प्रीलिम्स में मैं 1 नंबर में रह गया। और जब ये 17 नवंबर को रिजल्ट आया था, मुझे आज भी याद है, और रात को 10-1 बजे थे और मैं कोई मूवी देख रहा था। कौन सी? बधाई हो। यार बधाई हो। तो मुझे आज भी बहुत फनी लगता है कि मैं बधाई हो देख रहा हूँ और मेरी बधाई आ गई साथ में। ठीक है, वहाँ पर बधाई आ गई कि मैं 1 नंबर में रह गया। ठीक है। और उस रात को काफी देर मेरे को नींद नहीं आई। मुझे ऐसे लगा कि यार अपना 1 नंबर से रह गए, इसका मतलब मैं सीरियसनेस मेरे अंदर कम है, मैं बाकी चीजों से काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ।
तो मेरे हिसाब से वो रात जो थी उसने मुझे काफ़ी चेंज किया। नेक्स्ट दिन सुबह जब मैं उठा तो आप फिल्म भी पूरी करे कौन बधाई हो? बधाई हो फिर पूरी नहीं की मैंने, अभी तक भी कौन देखा? नहीं अब उसके बाद देख ली दूसरे दिन। अच्छा बधाई हो तो देख ली, अच्छा, ठीक है हाँ, वो फिर देख ली दो तीन लेकिन थाने बधाई कौन मिल पाई उठा? हाँ उस समय बधाई नहीं मिल पाई क्योंकि वो कॉमेडी मूवी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कॉमेडी खराब हो गई उस समय, ठीक है। तो उसके सेकंड डे मैंने अपने जो रूम पार्टनर थे उस समय मेरे मामा खानदान थे, तो मैंने सुबह उन्हें फ़ोन किया। उनको वो जानते थे कि मैं आरएस के प्रति सीरियस हूँ, तो मैंने उनको फ़ोन किया मामा मेरा नहीं हुआ और मैं 1 नंबर से रह गया। तो उन्होंने मेरे सांत्वना देने की कोशिश की, कोई नहीं अगली बार हो जाएगा ऐसे। मैं नहीं अगली बार मेरा 20 नंबर ऊपर से होगा, ठीक है 100% मेरा 20 नंबर ऊपर से होगा। अब पता नहीं क्या ही जचा मेरे को, मैंने ऐसे बोल दिया उनको। और नेक्स्ट डे पहले ही बोल दिया, मामा ने बोल दिया। हाँ, मैंने उस रात को जब फेल हुआ था उस रात को ही वीडियो रिकॉर्ड किया था। मैं आपको बताऊंगा उस रात को मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया कि इस बार आरएस में मेरा नहीं हुआ, अगली आरएस 100% मेरी होगी। पहले वीडियो कर लिया। हाँ मैं उस रात को ही श्योर हो गया था मैं अपने आप को चेंज कर दूंगा इसके लिए। और सुबह जब मेरी मामा से बात हुई और उसके बाद मैं कोचिंग ज्वाइन कर ली, B11 बैच में था काफ़ी टाइम तक। उसके बाद पटवारी की जॉब लग गई। तो अब पटवारी की जॉब में ये था कि हल्का अलॉट होता है, जब हल्का मिलता है तो अपने को काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने अपने तहसीलदार साहब और पटवारी से बात की कि यार मुझे ऑफिस में शिफ्ट कर दो, मैं ऑफिस का काम कर लूँगा, हल्का मुझसे सेटल नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की कि आप ऑफिस में रह लो, ऑफिस का थोड़ा बहुत काम करना, पढ़ते रहना साथ में। तो ये मेरा बहुत फ़ायदा हो गया उसमें। और जो आरएस प्रीलिम्स 2023 जो थी उसमें मेरे मार्क्स थे 133 और कट ऑफ रही 100, तो मैंने 33 नंबर ऊपर से कट ऑफ पार कर ली। 20 के 1000 20 का कहा था 30 से हो गई, 30 प्लस से हो गई। लेकिन जब मैंने एक बार ही पोस्टपोन के पक्ष में रहा हूँ मैं आज तक, वो था एसआई एग्जाम 2021 में हुआ है। अच्छा यो ई मामला में? हाँ जो ये एसआई अभी चल रही है विवादों में, ठीक है। क्योंकि मुझे 2-3 महीने मिले तैयारी के ग्रेजुएट होने के बाद, इसलिए मैं चाहता था एसआई पोस्टपोन हो ताकि मैं थानेदार बन जाऊँ। अच्छा। और मैंने उसमें टेलीग्राम चैनल भी बनाए थे, मैं उनका एडमिन भी बना, मैंने बड़ी क्रांति करने की कोशिश की। अच्छा। हाँ मैंने सोचा पोस्टपोन हो जाएगा, पर वो पोस्टपोन हुआ नहीं। तो उस पोस्टपोन ने मुझे एक चीज सिखा दी कि यार इसमें नहीं पढ़ना है। तब पोस्टपोन ना हुआ तो बढ़िया है, वो टाइम में थानेदार बन जाते हैं, थानेदार बन गए, अब लुमरिया होते थे। परंतु सामान्य अभ्यर्थी को मैं यही कहूंगा, आज भी ये कहता हूँ, कभी भी पोस्टपोन के जो है उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, बिल्कुल आप अपने मोटिव से काफी ज्यादा भटक जाओगे। अब जो भी धरना प्रदर्शन दे रहा है जब तैयारी तो कर पाएगा, कर नहीं कर पाए बिल्कुल, और लास्ट में फिर मामलों भी हाथ में बन रही हो। बिल्कुल मामला हाथ में नहीं रहा। आरएस 2024 एक बड़ी वैकेंसी थी, 1100 पद थे इसमें, बिल्कुल, और अभी वो रनिंग है, उसके इंटरव्यू कॉल हो रखे। एक चीज यह है कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं बाने, सबसे बड़ी दिक्कत यह हुआ है कि पेपर तो निकाल ली, ठीक है, इंटरव्यू को बड़ा डर सता है जी, यो के चक्कर है। और बड़े पढ़वाड़ो आदमी की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा कोई कि हल्का फुल्का आदमी की जो बढ़िया इंटेलिजेंट है। मी टू। अच्छा ये भी बेटे भाई इंटरव्यू को डरता है जो, बिल्कुल सबको होता है। हाँ ये जो है सीधी सी बात है, जब हम एक मेहनत इतनी पीछे लगा देते हैं किसी चीज़ के पीछे, 2 साल का हमारी मेहनत है और लगातार परिश्रम है, तो हम डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बिल्कुल कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि नंबर चूक जाए। तो मेरा व्यक्तिगत जो इंटरव्यू था वो था 10 जुलाई को, ठीक है। तो इंटरव्यू के दिन अब जैसे आप और मैं बैठे, ऐसे 3 लोग बैठते हैं हम। हाँ। शुरुआत में 3 लोगों को लेके जाते हैं, टोकन सिस्टम होता है, वहाँ नंबर निकालना होता है। तो मैं जब अंदर घुसा था तो मेरे दिमाग में ये था कि भगवान मुझे 4 नंबर का टोकन मिल जाए। एक टाइम में 7 का होता है इंटरव्यू, 4 का होगा, 3 का पहले हो जाएगा ना तो मैं सेटल हो जाऊंगा कि हाँ अब ठीक है, अब मैं अंदर चला जाऊंगा, और 3 तक तो वो भी परिपक्व हो जाएंगे और मैं अच्छा कर दूंगा। पर किस्मत से मेरा दूसरा नंबर निकल गया, और मैं था, मेरे पास एक हैंडीकैप मैम थी जो विकलांग थी, और एक मेरे पास एक भाई थे जो JCTU लगे हुए थे। वो जो दिव्यांग मैम थी वो पहले गई और उनका लगभग 28 से 30 मिनट इंटरव्यू चला। वो बाहर आई, उन्होंने मुझे कहा कि इंटरव्यू में फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछ रहे। हमारा पैनल था अयूब खान साहब का। अयूब खान साहब की एक विशेषता है जो मुझे बाद में पता चली, वो कभी भी आपके जो इंटरव्यू ले रहे होते ना, लगभग उस लड़के के समूह देखते नहीं, वो जानबूझ के आपको प्रेशराइज करने के लिए ऐसे देखेंगे या वहाँ देखेंगे ताकि उस लड़के को ऐसा लगे कि इनको देख ही नहीं रहा पैनल, फिर वो छटपटाने लगेगा और वो गलतियाँ करेगा। बिल्कुल वो प्रेशराइज करते। अब मुझे पता नहीं था इस संबंध में, तो मैं अंदर गया, आई कांटेक्ट से थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता बिल्कुल। यहाँ काफी मैं मॉक इंटरव्यू देता था, तो ऐसा टीचर जो आई कांटेक्ट रख के ये करता था, क्या अच्छा कर रहे हो, तो मेरा बड़ा दिल भर जाता था कि यार हाँ एक आदमी अपने को सुन रहा है। अयूब खान साहब की यही विशेषता, वो सुनते नहीं, वो देखते हैं, मतलब ऊपर, वो उनका ध्यान पूरा आप पर है, पर देखेंगे ऊपर या अपना, वो उनके पास एक भूंगले थे वो खा रहे थे। मेरा जो इंटरव्यू चला उसमें जाते ही मेरे को पूछ लिया कि मैं सूट पहन के चला गया 10 जुलाई को उस गर्मी में। तो मेरे को पूछा कि मेरी जॉब जाई वहाँ पर चली गई, तो पहले देख कर आप पटवारी हो,
और पटवारी की तो हालत ख़राब है, 14-15 तुम्हारी सैलरी है और सूट पहन के घूम रहे हो यहाँ पर। तो मैंने कहा साहब हालत तो बिल्कुल ख़राब है हमारी, पर ये सूट जो है मुझे मॉक इंटरव्यू में किसी ने कह दिया कि आप फॉर्मल ज़्यादा लगोगे इसलिए आप सूट पहनो, इसी कारण मैंने सूट पहन लिया। तो वो हंसने लग गए कि कोई नहीं, मॉक इंटरव्यू वाले ने गाइड किया है, कोई नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें बैठ जाओ आप। और फिर मेरे को बिठा दिया और फिर उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वही उनकी टेक्निक। वही उनकी टेक्निक है। अब दूसरे मेंबर पूछ रहे, अयूब खान साहब ऊपर देख रहे हैं मैं कितना ही अच्छा उत्तर दे रहा हूँ। वो शायद कलेक्टर थे एक पास में या कोई IAS अधिकारी थे, वो मुझे बोल रहे वेरी गुड वेरी नाइस, पर अयूब खान साहब फिर ऊपर देख रहे हैं। कंफ्यूज हो रहे होते। हाँ मैं अंदर से लग रहा था कि यार ये इंटरव्यू खराब फंस गया, इंटरव्यू खराब हो रहा है, मेरी मेहनत जा रही है आंखों के सामने से। मैंने बहुत देर तक स्माइल बनाए रखने की कोशिश की, लगभग 38 मिनट मेरा इंटरव्यू चला, 38-40 मिनट, मैंने 35 मिनट तक तो स्माइल रखने की कोशिश की थी। लास्ट 2-3 मिनट में मेरी स्माइल भी फेड हो गई कि साहब देख नहीं रहे, स्माइल करूँ किसको, अयूब खान साहब देख नहीं रहे, मेंबर पूरे प्रभावित पड़े। तो इस हिसाब से चला, लगभग 38 मिनट का इंटरव्यू चला मेरा। उसके बाद मुझे कहा चलो साहब अब आप जाओ। और उसके बाद बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार अयूब खान साहब ने देखा नहीं मुझे। वो JCTU साहब भी थोड़े तनाव में थे। मैंने जैसे बताया आपको, आप कह रहे हो तनाव कैसे, तनाव बेसिकली हर इंसान को होगा जो भी ज़्यादा मेहनत करके आएगा। आपने कभी देखा है कि जब अपन बिल्कुल ही पढ़ के नहीं गए तो आपने को तनाव होता ही नहीं है, सीधी सी बात है, हम फेल ही होंगे। वो JCTU साहब भी तनाव में थे कि क्या पता इस बार सर्विस चेंज होगी, मैं SDU बन जाऊँगा। वो भी तनाव में अंदर गए। उनका इंटरव्यू 18-20 मिनट ही चला। जब वो बाहर आए तो मैंने उनको बताया कि साहब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा यार अयूब खान साहब देख तो मेरी तरफ भी नहीं रहते, और मुझे फटाफट निकाल भी दिया। और मेरा उन्हें 54 नंबर दिए थे मुझे इस बार अयूब खान साहब ने, और लगभग अच्छे नंबर दिए उन्होंने। पर मुझे एक चीज़ पता चली, और मैं दूसरे मेंबर को भी कहना चाहूँगा, कभी भी इंटरव्यू में यदि कोई अपने को इंटरव्यू नहीं देख रहा है तो ये मत सोचो कि बिल्कुल अपने को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो अपने को पूरी तरह से देख रहे हैं, वो नोट कर रहे थे। मैंने देखा भी 2-3 सवालों में उन्होंने बाकायदा नोट किया है कि यहाँ पर इसने अच्छा लिखा है या अच्छा बोला है। चलो एक जो इंटरव्यू ले वाला है वे थारा गुरुजन, बाकी तो एक टेक्निक ये बताई दिया, देख लो बिल्कुल सारा विद्यार्थी अगर कदे बाके सामने फंस जाओ तो कदे घबरा जो मत। बिल्कुल, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं आपको जरूर बता रहा हूँ। ठीक है, अयूब खान साहब का पैनल आए तो वो बिल्कुल अपने आप को सहज करेंगे, और वो बिल्कुल तनाव ऐसे नहीं डालते कि भाई आप पर सवालों की बम्बार्डिंग कर दी। मैंने देखा है काफी सारे मॉक इंटरव्यू में मतलब ऐसे पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सवाल पूछते हैं कि अब क्या हुआ आपका, वहां पर बड़े रिलैक्स अपन कैसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करवाते हैं अपने से, तो तनाव तो अपने आप धीरे धीरे हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जो RS बनवा को तो सोच लिया थे जी, लेकिन RS में या चीज के दिमाग में रही कि भाई अपने जिम्मेदारी या मिला है RS बनने बाद में। अच्छा, RS मतलब सर्विसेज की बात। हाँ, सर्विस के मिला है जी। सर्विस पहली जो है वो प्रेफरेंस मेरी SDM थी, सेकंड थी RPS, थर्ड थी तहसीलदार, और चौथे नंबर शायद मैंने रखी थी अकाउंट्स को। उसका कारण था मैं थोड़ा फील्ड विजिट को ज़्यादा, मैं तो मानता हूँ कि जो फील्ड में रहता है जितने ज़्यादा आपके जनसंपर्क होता है वो शायद अपने आप को आंतरिक संतुष्टि भी देता है कि आपने फील्ड में रहकर कुछ अच्छा कार्य किया है। अब मेरे साइड कुछ 2-4 अधिकारी थे, उनका आज भी बहुत नाम है क्योंकि उन्होंने फील्ड में इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। जैसे जैसलमेर साइड में एक अधिकारी हुए मोहनदान रत्नू करके, तो आज भी आप जाओगे जैसलमेर में, कभी किसी को पूछना कि SDM किसी को जानते हो, वो लगभग यही बोलेंगे हाँ मोहनदान जी जैसे। तो क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया, लोगों के जुड़ाव, पर्सनल पब्लिक रिलेशन आपका कितना अच्छा है वो बहुत मैटर करता है। बहुत सारे अधिकारी है जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और आज भी लोग उनसे बहुत इन्फ्लुएंस है। थारो पसंदीदा अधिकारी RS सुलेरकानी IAS तक? एक तो मैंने नाम बता ही दिया मोहनदान जी। इसके अलावा यदि मैं नाम बताना चाहूँ तो तहसीलदार जी बता देता हूँ मैं आपको, मीठा लाल जी है, महेंद्र जी है, सुरेश जी है, खूब सारे तहसीलदार है। अच्छा हाँ, SDM एक सुरेश जी है। चलो गुरुजी नाम बताओ, गुरुजी हम कौन कौन पसंद है जो चाहे था पढ़ाया ना हो लेकिन फिलहाल में वे देश दुनिया का मायने एक शिक्षक के रूप में बहुत अच्छी छवि बना मिले हैं। जैसे 2-4 का नाम मैं बता सकूँ था जी। विकास दिव्य कीर्ति जी, ग्रेट, खान सर बहुत बढ़िया, ओझा सर बहुत बढ़िया, राजवीर जी हिस्ट्री के जादूगर। आज 2-3 न्यूज जितना भी नाम लिया हूँ या के बारे में थारा के विचार हैं वो बताओ। पहलो खान सर क्रांतिकारी, बिहार जैसे क्षेत्र में जो उन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई, और बिल्कुल मैंने सुना उनका बैच 10-20 रुपए का बैच मिल रहा है उनका, ये बहुत बड़ा 1 रुपए में पढ़ा दीजिए, कितनी बड़ी बात है। 1 रुपए में तो आदमी आप कोई छोटी से काम आपको टॉफी नहीं मिलेगी आज की तारीख में, वहां पर वो शिक्षा दे रहे, लोगों की जिंदगी बदल रहे, तो ये तो क्रांतिकारी वास्तव में। विकास दिव्य कीर्ति जी, मैं ये कहूँगा कलयुग के सबसे बड़े दार्शनिक। अब मैंने 2000 के बाद के दशक में ऐसा कोई दार्शनिक विकास दिव्य कीर्ति जैसा नहीं सुना। दर्शन में तो माहिर है, आप उनकी बातें सुनो तो अपने आप को ऐसा लगता है कि एकदम शांत, कितनी शांत छवि उनकी, पास बैठे सुनते रहे अपन। बिल्कुल, मैं उनका दर्शन का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा जी, मिले हो कभी? नहीं, मिलने का सौभाग्य नहीं मिला कभी। मैं चाहूंगा कभी मिलने का मौका मिले। कोचिंग जयपुर में भी आता रही है जी, दृष्टि है,
हाँ। अब उस समय मैं खुद बिजी था तो जा नहीं पाया, बिल्कुल मुझे मिलना है एक बार। राजवीर जी, राजवीर जी से तो मैं मिला हूँ, हिस्ट्री के बहुत प्रकांड विद्वान है और उतने ओजस्वी वक्ता भी है। राजस्थानी भाषा का राजस्थानी भाषा का उनका जो मुद्दा है वो भी बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में आ गया और उन्होंने काफ़ी बड़ी अलग जगाई है। और राजवीर सर की विशेषता ये है कि अगर आप देखोगे तो वो स्टोरी टेलर और शानदार है। वो इतनी आसानी से अपने को स्टोरी सुना देंगे कि चीज़ें अपने आप को कहानी में मूली काट बाकी प्याज में केवल जी बीका जी नमकीन घेर बीका जी खा नमकीन। ऐसे मतलब आया बताऊं वे विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी बाने भी चीज ना भी पढ़ बा के हिसाब से सुन तो विद्यार्थी क्यों, मैं तो आपको बताता हूँ, गांव के लोग लेडीज सुनती हैं इनकी बातें। क्या को पढ़ाई से कोई संबंध नहीं कोई करना। संबंध नहीं। राजवीर जी देख लो, आरएस जैसा जो पास आउट है और अच्छी अच्छी रैंक मिले हैं, वे भी थारा फैन है। मैं तो स्टूडेंट रहा हूँ उनका। अच्छा, बिल्कुल। वे पढ़ा बोकर जब वो टाइम में थे, जब शुरू को मायने बासु पहली बार जब मैं मिला वो टाइम में के रिएक्शन दिया था रो? उस टाइम रिएक्शन कुछ नहीं, मैं उनसे सवाल पूछने जाता था, वो चलते रहते थे, मैं पूछता रहता था सर ये बताओ सर ये बताओ, वो काफी बार बता के चले जाते थे। और राजवीर सर की क्लास में तो ये होता है कि मतलब एक मूवी के प्रति कैसा अट्रैक्शन होता है बच्चों में, वो अट्रैक्शन था। और मैक्सिमम तो आप देखो कैमरे भी खुलते हैं बच्चों के, रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा सा। जब स्कूल लाइफ में था, चाहे मान लो कि आप 8वीं 9वीं तक पहुंचा, जी टाइम में दिमाग में आवा, क्योंकि फिर 8वीं 9वीं तक जाए बाद में अपना सीनियर सु कॉन्टेक्ट हो लग जाए 11वीं 12वीं वाला सु, क्योंकि आप आने 10वीं एक साल ही बचा है जी। ना, फिर जब सब्जेक्ट लेना है तो के लेंगा के नहीं लेंगा, सब्जेक्ट ले वाले डिसाइड हो के फ्यूचर में आप के बनागा। जी जी। वो टाइम में के विचार बन गो जो कदे सोचा जाए ये मैं सिविल सर्विस में होगा या फिर पहले कोई एक्टर वेक्टर मान लो खिलाड़ी विलाड़ी बनवा को, सेलिब्रिटी बनवा को, कि मैं तो कोई और सपनों। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मुझे पता था मेरी स्पोर्ट्स की एबिलिटी कैसे है, मेरी एक्टिंग स्किल कैसी है, मुझे सब पता था उस बारे में। पर ये था कि जो मेरा 10th है वो विनोद सिंह भाटी के सानिध्य में हुआ था। अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा उनकी। आप मैंने कहा ना, आपने अभी नाम लिए जो टीचरों के, वो फेमस है बाकायदा, वो क्योंकि वो ऑनलाइन उपलब्ध है, उनकी बातें उपलब्ध है। अब ये कुछ ऐसे जो टीचर है बिल्कुल नेपथ्य में रह गए, जैसे विनोद सिंह भाटी, वो मतलब मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाता हूँ। वो सीकर से आए हुए और वो फोगेरा जैसे गांव में, ऐसे गांव में जहां पर पहले जब मैं गया था 10th में 20 बच्चे थे, आज उस गांव की सरकारी स्कूल में बसें आती है पास के गांव से भर के कि विनोद सिंह भाटी के बस पढ़ाना है। मैं जब गया था, मेरे 9th में थे शायद, मैथ में 70 नंबर थे और मुझे किसी ने कहा था, ट्यूशन पढ़ने जाता था मैं 9th में, कि तुम मैथ में फेल होंगे। 10वीं मैथ में चला गया विनोद सिंह भाटी के पास, मैंने कहा साहब मैं तो 10th में फेल होने वाला हूँ मैथ में। तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ता जा, अपनी मेहनत करता जा, फिर तू देखना तू पास हो जाएगा। और मेरे 10th में थे 100 आउट ऑफ 100 मैथ में, 100 में 100 में 100। मेरे एक के नहीं 3 बंदों के थे। फोगेरा जैसे गांव में उस समय तक तो लाइट की भी सुविधा बड़ी मुश्किल से थी, और आज तो आप देखो वो क्रांति कर रहे हैं उस स्कूल ने। मैं चाहता हूँ उस स्कूल का एक बार इंटरव्यू हो, उस स्कूल को आप देखो। हर बार बाड़मेर कड़े पड़ा है वो, बाड़मेर में पड़ता है, पश्चिमी बाड़मेर में, बालेवा गांव से थोड़ा दूर। आपने विधायक जी का गांव सुना होगा, रविंद्र सिंह भाटी साहब का, शिव में ही है ये। भाटी साहब के गांव से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर ही है फोगेरा। मेरा जब भी बड़ी जाबो होगो पक्को भी स्कूल के अंदर जाऊं। बिल्कुल, आप एक बार जाना और स्कूल के बोर्ड देखना। आप वहां देखोगे, आप 12th में किसी बच्चे के 94% है, किसी बच्चे के 93% है। ये सरकारी स्कूल की बातें हो रही है। और बिल्कुल आप उस स्कूल का हुलिया देखोगे, आपको लगेगा नहीं सरकारी स्कूल है, इतनी जबरदस्त स्कूल बना रखा है। मेरी भी स्कूल जिसमें पास आउट हूँ अभी सरकारी स्कूल है शाहपुरा के अंदर। देखो भी रिजल्ट और स्कूल की फैसिलिटीज और सर्वांगीण विकास अद्भुत है। सरकारी स्कूल बहुत सारी यहाँ की हैं जो बेहतरीन कार्य भी कर रही हैं, जो अच्छा की तो अच्छी बात करनी भी पड़ा है। मैं आपको फिर कहता हूँ कि ऐसी सरकारी स्कूल जो आपके इलाके में है, आप कम से कम एक बार विजिट करें और उसकी स्थिति देखें। जितना भी आरएस का मान लो या फिर और कोई छोटी मोटी अलग अलग वैकेंसियाँ में लाग रहे हैं, कई हताश होकर घर वापस जा चुके हैं। जयपुर पढ़ाई कर खातर आया, कौन लाग पाया, वापस जा कर बैठ गया। अब वे कह रहे हैं कि भाई आप छोटो मोटो कोई काम धंधो कर लिया। आप भारतीय के लिए कुछ अयाण की विचारधारा हो सका है कि भाई वे वापस अपनी भावना जिंदो करके लागी, थोड़ी मेहनत दोबारा करी? जी, ये दौर मेरे साथ भी था। ये दौर हर किसी के साथ आता है। आप रॉक बॉटम को हमेशा छूते हो। जैसे मैंने बताया 21 की प्रीलिम्स के फेल। अब जो मैं तैयारी कर रहा था, जो आरएस की 2023 की, मैंने आपको बताया 33 नंबर ऊपर से पास की। पास तो मैंने की है, बाकायदा रिजल्ट सबके सामने है। पर जब मैं उसमें पढ़ रहा होता था तो वास्तविकता में मेरे दिमाग में यही विचार आ रहे थे कि यार छोड़ दूं क्या, यार हो तो नहीं रहा। क्योंकि रोज 13 घंटे पढ़ना बहुत टफ पड़ता है। ठीक है, 13 घंटा बैठ के अपन किताब लेके बैठेंगे ना, तो अपने को पता चलता है ये पढ़ाई बहुत दोहरी है। मैं उनका जिक्र बहुत कम ही करता हूँ, पर मदर हमेशा मेरे साथ रही है। तो मदर हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी। मेरी मदर बाकायदा शायद तीसरी पास ही है, उन्होंने बहुत ही कम स्कूल गई है। पर मेरे पापा हंसते भी थे मेरे ऊपर कि भाई मम्मी से क्या पूछ रहा है, मम्मी तो खुद पढ़ी नहीं इतनी।
तो मैं कह रहा था कि भाई मम्मी स्कूल तो नहीं पढ़ी, किताबें नहीं पढ़ी, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा है। अन बीच में रोक कर कहने बता रहे हूँ, ये जो शब्द बोला है ना, ये शब्द बड़ा भारी है और गहरा है कि मेरी माँ पढ़ाई और मतलब शिक्षा का मामला में जो स्कूली शिक्षा हो, बा भले ही तीसरी तक पढ़ी है लेकिन मन अच्छा से पढ़ा पा रही है। एक RS की ज़बान है यार, तो समझ सको कि माँ का जो शब्द है, लेकिन माँ खुद का बच्चा का सर के ऊपर अगर हाथ भी फेर देना तो वह भी बहुत बड़ी पढ़ाई है। बिल्कुल, इन सभी जो अभिवृत्ति जो आपने बात की, मैं उन सब से कहूँगा आप अपने माता या पिता से एक बार जरूर बैठ के बात करें। मेरे हिसाब से उनसे बड़ा आपका कोई मोटिवेटर नहीं होगा, उनसे बड़ा आपका कोई गुरु नहीं होगा। मेरी गुरु मेरी माँ रही है इस पूरी जर्नी में। कई बार ऐसा मुझे लगा है कि मैं फेल हो जाऊँगा, मैं हताश हो जाऊँगा, पर वास्तव में उन्होंने कभी मेरे ऊपर हिम्मत नहीं आ रही, कभी गिव अप नहीं किया। मैंने तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, 23 की प्रीलिम्स में जो मैंने गोले थे ना, जो ओमार शीट के, वो मैंने ब्लैक पेन से भरे थे। और रात को मैं जब घर पे आया तो मैंने देखा नोटिफिकेशन था केवल नीले पेन का प्रयोग करें। और मैंने किसी को पूछा तो एक दो दोस्तों ने कहा तेरा तो नहीं होगा, कॉपी चेक भी नहीं होगी। और मैं रात को बड़ा तनाव में चला गया। लेकिन मेरी मदर को पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था कि 100% तू पास है, तू तेरे दिमाग से ये चीज़ निकाल दे। फिर जैसे मैंने बताया मोहनदान जी का, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। मैं RPSC गया था अंदर, RPSC में जाके मैंने पता किया कि भाई सर क्या होता है इसमें। तब उन्होंने कहा कि ब्लैक के साथ ब्लू दोनों गोले चेक हो रहे हैं अभी तक, और हमारी मशीन से, और अगली बार ब्लैक पेन का यूज मत करना। अच्छा हाँ, तो ये बार तो चल जाएगा इस बार चल गया और उस बार ही हो गया सिलेक्शन। पर मैं यही कहूँगा कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। मेरे सपोर्ट सिस्टम में मेरे परिवार पूरा जुड़ा रहा। गुरुजन हो गए, गुरुजन थे, दोस्त थे, मेरा रूम पार्टनर परवीन दान था, मदर थी। बिल्कुल इन सब का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इन सब का जो मैं कितनी बार ऑन कैमरा पे इनका बखान करूं बहुत कम है मेरे लिए। फिलहाल में अपना राजस्थान समेत देश भर के मायने जो ये दुर्घटना सामने आ रही हैं, घटना सामने आ रही हैं, एक प्रशासनिक दृष्टि भी देखी जा रही है कि प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, थे भी प्रशासन का एक हिस्सा बन चुका हो, तो आगन जार कहनी थाना भी ये जिम्मेदारियाँ होंगी। ये जो जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये जो जितनी भी घटना हो रही हैं, आका ऊपर के ले गए के बचाओगे, सड़क दुर्घटना, ये जे भी चीज़ें हैं इन्हें कहीं कंट्रोल करे जा सका है। जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले बार ये बात कर रहा था। मैं ये चाहता हूँ कि जो पब्लिक है वो वास्तव में लाइमलाइट बहुत जल्दी देखती है। हमें जो है चीज़ें, जैसे आज सड़क एक्सीडेंट भी ज़्यादा हुए तो उस पर ज़्यादा फोकस है। हम झालावाड़ की उस स्कूल को भूल गए तो थोड़े दिन पहले हुए पीपलोदी वाले। बिल्कुल, उस स्कूल के बाद कितनी स्कूलों का रिनोवेशन हुआ है। बिल्कुल, वहाँ रिपोर्टें जरूर गई है, रिनोवेशन कितने का हुआ है, क्योंकि वो मुद्दा अब नेपथ्य में चला गया, नया मुद्दा आ गया। ये मुद्दा फिर जाएगा, इसके बाद एक और मुद्दा आएगा, ये मुद्दा फिर नेपथ्य में चला जाएगा। ये तभी मुद्दे स्वीकार्य रूप से हो सकेंगे तब जबकि सबका दबाव पड़ेगा। मीडिया बहुत बड़ी ताकत है वास्तव में। यदि मीडिया सवाल पूछने लग जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है, काया पलट करना आपके हाथ में ही है। ठीक है, और ये जो सड़क दुर्घटना है वास्तव में, जो इसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है, RSRTC का अपना कार्य कर रही है। यदि सब अपनी अथॉरिटी जो है एक निश्चित गाइडलाइंस के अनुरूप कार्य करेगी तो 100% इसमें कमी आएगी। इसमें डबल डोर का बीच में सिस्टम किया है, वो भी बहुत जल्दी और अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। इसके अलावा जो मैं ये चाहता हूँ, ये सड़क दुर्घटनाएं तो अभी हाल में चर्चाओं में, इससे पुराने वाली घटनाएं देखेंगे। भगदड़ वाली घटना देख लो आप, जगन्नाथपुरी में हुई है, महाकुंभ में हुई है, 2008 में मेहरानगढ़ दुखांतिका हो रही है। उसके बाद जो जसराज चोपड़ा कमीशन बना था, मुझे तो ML कुमार साहब ने कहा था कि उसकी रिपोर्ट अब तक पब्लिक नहीं की गई। इतना बड़ा कमीशन बन चुका है, उसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई अब तक। ऐसी रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए, इसके संबंध में सिस्टम बनने चाहिए। RCB विक्ट्री परेड, तो ये भगदड़ को कंट्रोल कैसे करे, इसके लिए भी ICS जैसे सिस्टम, एक तो कैपेसिटी को एक रूल बनाना चाहिए ना। बिल्कुल, आप है ना, जैसे अपनी कैपेसिटी 500 की तो 450 को ही रखो। उसके बाद कुछ जगह पर ये देखा गया है कि VIP एंट्री जो है उसको बंद किया जाना चाहिए। जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है तो VIP एंट्री या VIP गेट की सिस्टम को बंद कर सकते हैं हम। बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक हो गया है तो फिर उसके चालू रखें, वरना ये सिस्टम बंद करें, उसके लिए और जगह बचेगी। इसके साथ साथ में एक सिस्टम है इनिशियल कमांडर सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या है कि चीज़ों को सिस्टमेटिक रंग से तोड़ दो और उसका एक कैप्टन नियुक्त कर दो। जैसे कि अब मैं भगदड़ की बता देता हूँ। एंट्री गेट है, उसके लिए पूरी एक अलग टीम बना दो। एग्जिट गेट है, उसके लिए अलग एक टीम बना दो। एक टीम जो फायर जो टीम है उसको देखेगी। एक टीम जो है वो ऊपर से CCTV पे नजर रखे। एक टीम जो है वो इस ऐसे लोगों को पहचान करे उस भीड़ में जो कि ऐसी उपद्रवी घटना कर सकते हैं, जो भी कोई असामाजिक तत्व मान लो। अब हम पूरी की पूरी फोर्स को सारे काम एक साथ देंगे तो फिर वो, मैं मानता हूँ, प्रैक्टिकल ढंग से हो नहीं पाएंगे। टीम डिवाइड करके आप करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इफेक्टिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो मेरा व्यक्तिगत मानना इस संबंध में यही है। और बिल्कुल ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाऊंगा
तो मैं अपने स्तर पे पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको कुछ न कुछ सुधार कर पाऊँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि काया पलट तो किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता, लेकिन अपने स्तर पे जरूर सुधार हो सकता। अभी थे जो बता रहे थे भाई मीडिया बहुत बड़ी पावर है, सवाल पूछे जाए तो बहुत कुछ बदल सके। बहुत कुछ। तो अभी अंता विधानसभा का उपचुनाव के अंदर मैं कवरेज करवा के लिए बड़े गयो, तो बड़े मैं जब बस स्टैंड से उतरे तो पता लगे कि बड़े बस स्टैंड ही को ना, और मैं ये चक्कर में रह गया कि भाई साहब मन बस स्टैंड उतार अड़ी कड़ी सड़क के ऊपर उतार दिया। तो बोले भाई यही बस स्टैंड है, और कुछ ही को ना बड़े अच्छा। सुन समाट। अब बड़े का लोग आज जब बात करें तो बड़े बताया कि भाई साहब बड़े शाम ने 6 बजे बाद कोई बस ही को ना, और अरे कोई बस स्टैंड को ना, अगर थने बस के लिए जानो है तो सिर्फ कोटा या 12 बड़े पास में पड़े, बड़े तक ही साधन है, बिका आगे था ना बस चेंज करनी पड़ेगी। बड़े के लोग अगर कोई जयपुर आवा को या फिर बाहर और कत जावा को संसाधन ही को ना, बस स्टैंड की एक रिपोर्ट बनाए वो भी के अंदर लोगा से पूछो तो लोग बोले कि यार भाई साहब थे मार का ना अगर ते साला सो बस स्टैंड ही को ना, अब ते मारा सो तो पूछ रहे जो कि बस स्टैंड क्यों को ना, बस स्टैंड क्यों को ना। मीडिया बस सवाल क्यों कौन करे जो जिम्मेदार है। अब यह बात मेरे जम की दिमाग में, मैंने कहा यार बात तो सही है, जितना भी बड़े प्रत्याशी हैं, जितना भी बड़े पॉलिटिशियन प्रचार प्रसार के लिए गया, सब सु बस स्टैंड को सवाल कर दियो मैं। अब कल की बात है, वसुंधरा राज्य और भजन लाल जो सीएम अपने मुख्यमंत्री बाको रोड शो हुई भी के अंदर वसुंधरा राज्य बोल दी कि भाई अभी मैं एक देखी बात तो भी के अंदर पता लगे कि जनता की अड़े बहुत बड़ो मुद्दों बन रही है बस स्टैंड को ना, सीधे तुरंत ही मुख्यमंत्री ने सबका सामने ऑन शो। अगर हम वास्तविक मुद्दों को रखेंगे जनता के समक्ष तो बिल्कुल चेंज आएगी। मैं ये मानता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन अपने स्तर पे ये नहीं चाहता कि मैं ऐसे काम कर दूं कि लोग मुझे देखे ही नहीं। जो लोक सेवक बन रहे हैं या जन सेवक बनना चाह रहे हैं वो लगभग यही चाहते हैं कि कुछ न कुछ तो हम ऐसा करें कि जनता के जीवन में चेंज आए। ये मुद्दे हमें रखना, ये आपको मीडिया का काम है, और आप बिल्कुल, आप जैसे कुछ न्यूज चैनल है जो वास्तव में लोगों की आस्था के ऊपर बिल्कुल खरे उतर रहे। थारा जैसा भी जो नौजवान है जो प्रेरणा दे सकती हैं अपनी जो भी आबाड़ी युवा पीढ़ी है बाने, तो समय समय पर थारा भी मार्गदर्शन बात तक पहुंचाते रहे। तो देखिए हमारे साथ में जो आज आरएस का मायन है 67वीं रैंक क्लियर कहनी अपने साथ में मौजूद हुआ, बहुत कुछ जो आपने सीखवा तो मिलो, बहुत कुछ कहानियाँ की जो शायद दबेड़ी ही, और कुछ ज्ञान जो प्रशासनिक रूप से थोड़ा सा बदलाव जो लिया बचाऊँ हूँ बिना भी आप जानवा की कोशिश करा। झलकों पर यही अपनी जो दमदार बातें हैं, दमदार अयान का व्यक्तित्व आता रहेगा, इसलिए झलकों पर जुड़े रहो। नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास है मेरे भाई आज़ाद है। धन्यवाद, राम राम सा। थैंक यू सो मच। झलको